जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में इतिहास का चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, और आपको बता दें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू है। बार बार मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं डीप से, जो भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से बनते हैं, और बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन को उठाया गया है और कहाँ से पूछा गया है, बच्चे नहीं समझ पाते। इसीलिए देखिए मैं एनसीईआरटी और पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2025 चल रहा है, 24 में और 25 में जो भी पेपर का पैटर्न था वो कैसा था, ठीक है, उस हिसाब से मतलब पीवाईक्यू जो है 25 का पीवाईक्यू इसमें है, मॉडल पेपर है, उस हिसाब से क्वेश्चन का पैटर्न मैं बनाई हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इटली का एक टापू है, आपको बताना है आंसर कि इटली का एक टापू है, नीचे दिया गया है टापू का नाम। पहला है होन्शु, दूसरा है क्यूशो, तीसरा है शिकोकू और चौथा क्या है, सिसली। आपको बताना है। ठीक है, आप देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के जरिए देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, क्या पूछ रहा है, टापू का नाम पूछ रहा है इटली के। क्या पूछ रहा है, इटली के टापू का नाम क्या है, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, सिसली होगा। ठीक है, ये जो है ये जापान का है। आप क्या याद रखना है, सिसली। क्या याद रखना है, सिसली। सिसली। क्या पता आपसे अगर पूछ दे, ठीक है, इटली का एक टापू है, क्वेश्चन बन जाए, आपको बता दे कि ये एनसीईआरटी का है। क्या है, एनसीईआरटी। मैं बार बार बताती हूँ आपको, एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नूडल्स किस राष्ट्र के पश्चिम में पहुंचा था। आंसर बताइए। आपको लग रहा है ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन है, नूडल्स, तो बता दें ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके बाद से जो भी एमसीक्यू बन सकता है, जितना भी संभावित है उसको बनाई हूँ मैं। देखिए, नूडल्स किस राष्ट्र के पश्चिम में पहुंचा था, आपको बताना है। पहला है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान और चौथा क्या है, इटली। आपको बताना है क्या भारत में हुआ था, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था, चीन में। इसका राइट आंसर क्या होगा, चीन में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, चीन। चीन में हुआ था। नूडल्स किस राष्ट्र के पश्चिम में पहुंचा था, क्वेश्चन बन जाए तो आपको क्या राइट आंसर लगाना है, चीन पे लगाना है। यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सारे वीडियो को देखिए आप। तीसरा है, क्रिस्टोफस कोलंबस किस देश के नाविक थे, आपको बताना है। क्रिस्टोफस कोलंबस नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, जो बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो के जरिए आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, भारत में राष्ट्रवाद है, उसका एमसीक्यू बना दिया गया है, पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2 करके दोनों चैप्टर कवर हुआ है। यूरोपीय राष्ट्रवाद को बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाई हुई हूँ। आप जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे लिंक पे जाइए, क्लिक करिए और डिस्क्रिप्शन खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को अच्छे से देखिए। पहला देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टोफस कोलंबस किस देश के नाविक थे, आपको बताना है। किस देश के, इंग्लैंड के थे, स्पेन के थे, इटली के थे या पुर्तगाल के थे। क्या आपको पता चल रहा है आंसर, आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा, इटली। क्या होगा, इटली होगा आंसर। क्रिस्टोफस कोलंबस किस देश के नाविक थे, ये मत भूलिएगा मत, क्रिस्टोफस कोलंबस खोजे भी थे, ये मत कहिए कि अमेरिका के थे, क्योंकि ये अमेरिका की खोज किए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या हो गए, ये इटली के नाविक थे, लेकिन खोजे किसको थे, अमेरिका को। ठीक है, किसको खोजे थे, अमेरिका को। ये गलती नहीं करना है कि ये अमेरिका की खोज किए थे तो ये अमेरिका के ही हैं, बिल्कुल नहीं। कहाँ के थे, ये इटली के थे, और किसकी खोज किए थे, अमेरिका की खोज किए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन नंबर है, क्रिस्टोफस कोलंबस ने 1492 में किस महाद्वीप की खोज की थी। ठीक है, आंसर बताना है आपको, किस महाद्वीप की खोज की थी। अभी आपको बताएं ऊपर, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर बताइए क्या होगा, राइट आंसर
क्या अफ्रीका की खोज किए थे? बिल्कुल नहीं। एशिया? बिल्कुल नहीं। अमेरिका की खोज किए थे। कब किए थे? 1492 में, ये भी याद रखना है। क्रिस्टोफस कोलंबस कहाँ के निवासी थे? बताइए आप, कहाँ के थे? इटली के थे। क्या खोजे थे? अमेरिका की खोज किए थे। क्या किए थे? अमेरिका, ठीक है। और कब किए थे ये भी बताइए? 1492 में किए थे। कब? 1492 में। आपको याद हो गया होगा, बार बार ये रिपीट कर रही हूँ मैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। 1845 से 1849 के बीच भयानक आयरिश आलू अकाल पड़ा था। अब सोच रहे होंगे ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। इसका एनसीईआरटी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही कहीं से एनसीईआरटी से ही पूछता है, डीप से पूछता है, और बच्चे नहीं जान पाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 1845 से 1849 के बीच भयानक आयरिश आलू अकाल पड़ा था। कहाँ पड़ा था? नाम पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली और चौथा है भारत। बताइए आप, अगर आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो बता देंगे, ठीक है। क्या होगा? राइट आंसर बताना है। क्या होगा? आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड, ठीक है। कहाँ हुआ था भयानक आलू का अकाल? कहाँ पड़ा था? बताइए। आयरलैंड में पड़ा था। कहाँ पे? आयरलैंड। किस सन के बीच हुआ था? 1845 से 1849 के बीच में हुआ था, आलू अकाल पड़ा था, ठीक है। अब देखिए 6 क्वेश्चन नंबर है, आलू अकाल मुख्य रूप से किस कारण से पड़ा था? जो आलू अकाल पड़ा था आयरलैंड में, किस कारण हुआ था? सूखा से हुआ था, आलू की फसल पर रोग लगना, बाढ़ से, या युद्ध से? क्या आप इसका आंसर बता पा रहे हैं? तो आंसर बताइए। क्या सूखा से हुआ था? राइट आंसर क्या है? आलू की फसल पर रोग लगना, यानी कि जो आलू है उसकी फसल पर रोग लग गया था, जहाँ वहाँ के लोग बहुत सारे मृत्यु हो गई थी। कितने? बहुत सारे लोगों की, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ के लोग जो थे वो निर्भर थे, आलू पे निर्भर थे। आप सोचिए कहाँ पे आलू पे केवल निर्भर थे और आलू में रोग लग गया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये फुल एनसीईआरटी का है क्वेश्चन जो है आपका। क्या हुआ था? राइट आंसर देख लीजिए, ठीक है। राइट आंसर क्या है? आलू की फसल पर रोग लगना था। अब नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन नंबर। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से लाए गए गुलाम मुख्य रूप से किस कार्य में लगाए जाते थे? ये बताना है आंसर आपको, ठीक है। आंसर बताइए। क्या होगा आंसर? 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से, ठीक है, किसकी बात हो रही है? अमेरिका की बात हो रही है। अफ्रीका से रिलेट करिए। अफ्रीका से लाए गए गुलाम मुख्य रूप से किस कार्य में लगाए जाते थे? हथियार बनाने में, कपास और चीनी उत्पादन में, यूरोप में शिक्षा देने में, या खनिज निकालने में? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए राइट आंसर बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? रिलेट करिए। अफ्रीका में ले जाए जा रहे थे, अफ्रीका नहीं, अमेरिका में ले जाए जा रहे थे, ठीक है। अफ्रीका से लाए गए गुलाम ले जाए जा रहे थे क्या करने? कपास और चीनी के उत्पादन के लिए। राइट आंसर क्या होगा? कपास और चीनी के उत्पादन के लिए। आंसर देखिए, कपास और चीनी के उत्पादन के लिए, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? कपास और चीनी के उत्पादन के लिए। आंसर देखते चलिए। 8 है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, अमेरिका में गुलामों द्वारा उत्पादित कपास और चीनी किसके लिए तैयार की जाती थी? यानी कि जो भी अमेरिका में जो गुलाम है, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? राइट आंसर आपको बताएं, कपास और चीनी के उत्पादन के लिए। उस चीनी और कपास क्यों उत्पादन हो रहा है उसको बताना है। क्यों, किस लिए उत्पादन हो रहा है, किसके लिए तैयार किया जा रहा है, कि मार्केट में कौन है, किसको इसकी ज़रूरत है, ये बताना है। अफ्रीका के बाज़ारों के लिए क्यों? अफ्रीका के बाज़ारों के लिए कैसे होगा जब यहीं के गुलाम कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका में जा रहा है। तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा, इसको गलत कीजिए, ठीक है। एशियाई बाज़ारों में ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आप बताइए क्या होगा? यूरोपीय बाज़ारों के लिए या अमेरिकी घरेलू उपयोग के लिए? बताइए राइट आंसर क्या होगा? जब अमेरिकी घरेलू उपयोग के लिए करना होगा तो क्या वहाँ के मजदूर नहीं कर सकते हैं? क्या होगा? यूरोपीय बाज़ारों के लिए। राइट आंसर क्या होगा? यूरोपीय बाज़ारों के लिए। ऐसे आंसर को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा? यूरोपीय बाज़ारों के लिए। किसके लिए? यूरोपीय बाज़ारों के लिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय
विनिमय में अर्थशास्त्रियों ने कितनी तरह की गतियों का उल्लेख किया है? स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। पूछ दिया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में अर्थशास्त्रियों ने कितनी तरह की गतियों का उल्लेख किया है? कितने प्रकार की गतियों का उल्लेख किया है? पार्ट आपको बताना है कितने बार, 2, 3, 4 या 5। क्या आपको आंसर पता चल रहा है? कमेंट करके बताइएगा आपके आंसर कितने सही है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। कितना? 3 होगा। आंसर क्या होगा? 3। आंसर देखिए आप, 3 होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर है। 19वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से किन वस्तुओं तक सीमित था? आपको बताना है 19वीं सदी में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से किन वस्तुओं तक सीमित था? सोना और चांदी, कपड़ा और गेहूं, मशीन और तेल, कोयला और लोहा। आंसर बताना है। क्या आंसर आपको आ रहा है बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? कपड़ा और गेहूं। आंसर क्या होगा? कपड़ा और गेहूं। ठीक है, 11 है क्वेश्चन नंबर। श्रम प्रवाह किससे संबंधित है? देखिए, जो 3 पार्ट बताई हूं आपको, उसमें से पहला क्या आता है? श्रम। ठीक है, श्रम आता है, याद रखिएगा, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है, श्रम प्रवाह। ठीक है, श्रम प्रवाह किससे संबंधित है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन बनता है मॉडल पेपर में, अगर उठा के आप देखेंगे तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर है, श्रम का प्रवाह किससे संबंधित है? आपको बताना है। पूंजी का निवेश, वस्तुओं का लेन देन, लोगों का काम या रोजगार की तलाश में स्थानांतरण या व्यापार का विस्तार। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए, राइट आंसर क्या होगा? लोगों का काम या रोजगार की तलाश में स्थानांतरण। ठीक है, लोगों के काम या रोजगार की तलाश में स्थानांतरण, राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूंजी प्रवाह का अर्थ बताइए। ये पूंजी प्रवाह का ये क्या है? सेकंड है। जो अर्थशास्त्री बांटे हैं ये सेकंड है। क्या है? पूंजी प्रवाह, याद रखिएगा। कपड़ा व गेहूं का निर्यात, मजदूरों का पलायन, दूर दराज के इलाकों में निवेश या कृषि उत्पादन। देखिए, पूंजी क्या होता है? पूंजी आप लोगों को पता होगा पूंजी क्या होता है, उसी का प्रवाह। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, पूंजी का प्रवाह किस तरह के होता है? दूर दराज के इलाकों में निवेश की वजह से। किससे? राइट आंसर देखिए इसका क्या होगा? दूर दराज के इलाकों में निवेश के लिए। क्या होगा? दूर दराज के इलाकों में निवेश के लिए होगा। चलिए नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन नंबर क्या है? अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में धन का निवेश किस प्रवाह से संबंधित है? आपको बताना है। अल्प या दीर्घ अवधि के लिए यानी कि टाइम पीरियड के लिए दूर दराज, बहुत दूर दराज के इलाकों में या क्षेत्रों में धन का निवेश करने के लिए जो धन का निवेश है वो किस प्रवाह से संबंधित है? आपको ये बताना है। व्यापार प्रवाह है, श्रम है, पूंजी है या वस्तु है? आप बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर बताना इसका क्या होगा? 13 का पूंजी प्रवाह होगा। क्या होगा? पूंजी प्रवाह के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। अब बताना है कॉर्न लॉ। ठीक है, कॉर्न लॉ क्या है आपको बताना है। ये किससे संबंधित है? मक्का से। किससे संबंधित है? मक्का से। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गया आपको, देखिए बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रही हूँ। कॉर्न लॉ जो है, ठीक है, लॉ, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा कि ये क्या शब्द है, ये क्या शब्द आ गया है। मकई तो आप जानते होंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मक्का। ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्न। ठीक है, इसी से कॉर्न लॉ बना है। क्या बना है? कॉर्न लॉ। इसको सीधे सीधे समझिए, मक्का। ठीक है, मक्का से संबंधित जो लॉ लाया गया है यानी कि कानून जो लाया गया है उसको कॉर्न लॉ कहते हैं। ध्यान रहे, ये कॉर्न लॉ की पॉइंट इसका पकड़िएगा। की पॉइंट क्या है इसका? कॉर्न लॉ मकई से संबंधित है यानी कि मक्का से संबंधित है। ठीक है, उद्योग उत्पादन से, भूमि कर से, खाद्य पदार्थों के आयात से, मजदूर दर से। ठीक है, राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक से। क्या है? खाद्य पदार्थों के आयात के रोक से। ठीक है, जो मक्का है, आप लोग क्या बोलते हैं? मकई। ठीक है, मक्का किससे है? खाद्य पदार्थ ही है ना ये, तो इसके आयात पर रोक लग गया है। रोक लगाने के लिए जो कानून बना था, ठीक है, कॉर्न लॉ उसको बोलते हैं। कॉर्न लॉ खत्म करने के लिए सरकार पर दबाव किसने डाला था?
आपको ये बताना है। मतलब ये जो मक्का पे जो कानून बना था, कॉर्न लॉ कानून बना था, इसको हटाने के लिए कौन दबाव डाल रहा था? यानी कि कोई कानून आया, उसको हटाने के लिए कोई ना कोई तो दबाव डालेगा। आपको ये बताना है कि जो कॉर्न लॉ को ख़त्म कीजिए, यानी कि कॉर्न लॉ को ख़त्म कीजिए, कौन दबाव डाला था? आपको ये बताना है। ऑप्शन में है किसान और मजदूर, उद्योगपति और शहरी निवास, सैनिक, व्यापार या केवल किसान। आंसर बताना है। आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? उद्योगपति और शहरी निवास। देखिए क्या होगा? उद्योगपति और शहरी निवास। याद रखिएगा कॉर्न लॉ के बारे में, ठीक है। चलिए 16 है क्वेश्चन नंबर। पंजाब में नई नहरों से सिंचित इलाकों में बसाई गई बस्तियों को क्या कहा जाता था? डायरेक्ट एनसीईआरटी का है। कहाँ से है? एनसीईआरटी। जो भी संभावित क्वेश्चन है, यानी कि जो लग रहा है कि बन सकता है क्वेश्चन, मैं उसी क्वेश्चन को लाई हूँ। एकदम न्यू पैटर्न पे है, ठीक है दोस्तों। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, प्लेलिस्ट में जाइए, बारी बारी से सारे एमसीक्यू लगाइए, देखिए कौन से आ रहे हैं आपको, कौन से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, पंजाब में नई नहरों में सिंचित इलाकों में बसाई गई बस्तियों को क्या कहा जाता था? बताइए, क्या आप पढ़े इसको? ज़मींदारी बस्ती, नगरी बस्ती, केनाल कॉलोनी या सैनिक बस्ती? देखिए इसको याद कैसे करना है। सिंचित शब्द आया है ना, देखिए केनाल शब्द आप सुने होंगे, केनाल, ठीक है, ये हमेशा सिंचाई से संबंधित, ठीक है, उससे संबंधित ही आता है। तो आपको क्या करना है? केनाल कॉलोनी यानी कि नहर बस्ती से संबंधित है, नहर बस्ती से। ये देखिए, अगर आपको इंग्लिश पता होगा तो इसका आंसर पता कर लेंगे। सिंचाई किससे संबंधित है? केनाल कॉलोनी से। याद रखिएगा, कहाँ का? पंजाब, उस समय का, ठीक है। 17 है क्वेश्चन नंबर। पंजाब की नहर कॉलोनियाँ किसके कारण विकसित हुई थी? अब आपको ये बताना है, जो पंजाब की नहर कॉलोनियाँ हैं किस कारण विकसित हुई? यानी कि कोई तो कारण होगा कि वहाँ पे विकास किस लिए हुआ, किस कारण हुआ? रेल मार्गों का विस्तार हुआ था, क्या हुआ था? आप बताइए, राइट आंसर क्या होगा? नई नहरों और सिंचाई की व्यवस्था, उद्योग और स्थापना, बंदरगाह। देखिए ऊपर क्या बताए हैं आपको? नहरों का, यानी कि सिंचाई से संबंधित जो होगा पंजाब में, सिंचाई से संबंधित। यहाँ पे देखिए सिंचाई से संबंधित कुछ दिख रहा है क्या? नई नहरों का सिंचाई व्यवस्था। क्या होगा राइट आंसर? इससे आप आंसर को समझ सकते हैं। क्या होगा? नई नहरों की सिंचाई से संबंधित। पंजाब में जो नई नहर कॉलोनी बनाई गई थी, क्यों, किस कारण विकसित हुई थी? राइट आंसर ये होगा। आंसर देखिए क्या होगा? नई नहरों की सिंचाई व्यवस्था के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइए इस पर, क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर देखिए क्वेश्चन, देखिए बहुत इजी आता है, फिर उसके बाद से टफ आता है और सबसे हार्ड क्वेश्चन आता है। तो हार्ड क्वेश्चन में क्या आता है? जो ये वाला चैप्टर है ना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, जो हार्ड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बहुत सारे इसमें परसेंटेज दिया गया है, बहुत सारा इसमें सन दिया गया है, तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे और इससे बहुविकल्पी में क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्योंकि मॉडल पेपर अगर आप उठा के देखेंगे, ठीक है, उसमें क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आप मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उसका मैं वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए इसको बताइए। 18 क्वेश्चन नंबर है। 1820 से 1940 यानी कि 1820 से 1940 के बीच विश्व जो व्यापार में 25 गुना से बढ़कर कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? अब आप सोच रहे होंगे मैम ये कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। अब सोच रहे होंगे मैम बहुत टफ क्वेश्चन है, नहीं इसको नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं एसएसटी में, अच्छे मार्क्स लाने तो पढ़िए। अगर क्वेश्चन डीप में बनता है तो यहीं से बनेगा, ठीक है, क्योंकि मैं मॉडल पेपर देखी हूँ, मॉडल पेपर में वैसे ही क्वेश्चन बनाया गया है, इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, आप इसको ध्यान से पढ़िए। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 गुना से बढ़कर कितना गुना हो चुका था? आपको ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है और आंसर बताइए। 40 गुना, 50 गुना, 60 गुना या 20 गुना? आंसर बताइए कितना होगा? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? 40 गुना हो गया था। कितना गुना होता है? 40। याद रखिएगा इसको।
और सन याद रखिएगा इसका, ईयर। 19 है क्वेश्चन नंबर, 1820 से 1940 के बीच में किस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा किस क्षेत्र का था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए इसको आप। ये क्वेश्चन है 1820 से 1940 के बीच में किस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा किस क्षेत्र का था? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादों, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक। ठीक है, आंसर क्या होगा? प्राथमिक। देखिए प्राथमिक होगा, कैसे होगा ये भी देखिए। प्राथमिक उत्पादों यानी कि जो गेहूं है और कपास है, ये क्या होता है? प्राथमिक उत्पादन में आते हैं। ठीक है, जैसे कृषि उत्पादों तथा कोयला या कोयला, ठीक है कोयला होगा यहाँ पे, कोयला। ठीक है, कोयला जैसे खनिज पदार्थ का था। ठीक है, क्या था? कोयला जैसे खनिज पदार्थ का था। प्राथमिक उत्पादों यानी कि गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों का कोयला जैसे खनिज पदार्थों का था। किसका किसका था? गेहूं का था, कपास का था और कोयला का था। इन तीनों का था। किसका था? इन तीनों का। 60% हिस्सा इस क्षेत्र का था 1820 से 1914 के बीच में विश्व व्यापार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। गिरमिटिया श्रमिक किसे कहा जाता है? आंसर बताइए, गिरमिटिया श्रमिक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भारत के सैनिकों को विदेशी भेजे गए मजदूरों का अनुबंध पर, भारत के व्यापारियों को या ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों को। देखिए या ये तो ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी को बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जाति तो वही कर रहे थे ना। ठीक है, क्या कर रहे थे? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये कैसे हो जाएगा? क्या होगा? विदेशी भेजे गए मजदूरों को अनुबंध करने के लिए। किसे? विदेश भेजे गए मजदूरों को अनुबंध करने के लिए क्या था? गिरमिटिया श्रमिक। ये की पॉइंट याद रखिए, गिरमिटिया श्रमिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 21। गिरमिटिया शब्द किससे संबंधित है? आपको बताना है किससे संबंधित है। गारंटी से, एग्रीमेंट से, गवर्नमेंट से या गाइड से। क्या आप ये शब्द कभी सुने थे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गिरमिटिया, ठीक है, शब्द किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्रीमेंट से। किससे? एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट से गिरमिटिया शब्द बना हुआ है। ठीक, चलिए 21 के बाद 22 क्वेश्चन नंबर है। भारत से गिरमिटिया श्रमिक को मुख्यतः कहाँ भेजा जाता था? जो गिरमिटिया जो श्रमिक हैं उनको कहाँ भेजा जाता था? ठीक है, आंसर बताइए। पहला है यूरोप, दूसरा है अफ्रीका, कैरेबियन, फिजी व मॉरिशस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्या होगा? अफ्रीका, कैरेबियन, फिजी व मॉरिशस। आंसर क्या होगा? अफ्रीका, कैरेबियन, फिजी व मॉरिशस। ठीक है, चलिए 22 हो गया। 23 क्वेश्चन नंबर है। भारत में ज़्यादातर अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिक कहाँ से लाए जाते थे? जो श्रमिक हैं, ठीक है, कहाँ से लाए जाते थे? भेजे कहाँ जाते थे? अफ्रीका, कैरिबियन, फिजी या मॉरिशस। ऊपर बताए हैं क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत में ज़्यादातर अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिक कहाँ से लाए जाते थे? आंसर बताइएगा। पंजाब व हरियाणा से? बिल्कुल नहीं। ठीक है, गुजरात और राजस्थान से। आपको बताना है क्या ये सही है कि गलत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु के सूखे इलाकों से या कर्नाटक और महाराष्ट्र से। बताइए क्या होगा आंसर इसका? आंसर क्या होगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से। आंसर क्या होगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जो गिरमिटिया यानी कि ज़्यादातर अनुबंधित जो श्रमिक है वह यहीं से लाए जाते थे। 24 क्वेश्चन नंबर है सन, ठीक है, सन 1800 के आसपास भारत के निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया सन 1800 के आसपास भारत के निर्यात में सूती जो कपड़ा है वो कितना प्रतिशत था? ठीक है, कितना प्रतिशत था? आंसर बताइए। 15 था, 15% या 30%, 10 होगा या 3%। ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा? आंसर क्या होगा? 30%। कितना? 30% था।
कितना परसेंट था? 30% था, 30% था, 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सन 1815 तक भारत के निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत घटकर कितना रह गया था? क्वेश्चन बन जाएगा 1850 तक भारत के निर्यात में जो सूती कपड़े का प्रतिशत है, परसेंटेज है उसका, घटकर कितना प्रतिशत रह गया था? आंसर बताना है आपको। पहले ऑप्शन पे मत जाइए, ठीक है। 10, 30, 15 या 5%? आंसर क्या होगा? 15% होगा। कितना परसेंट? 50% हो गया था। याद रखिएगा इसको, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर है, 1870 तक भारत के निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना रह गया था? देखिए आपको इसमें थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इससे जो भी एमसीक्यू बनेगा आपको नंबर पक्का मिलेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले बोरिंग लगे आपको, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर इसको, ठीक है। चलिए, पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा है 10 और चौथा है थर्ड 3%। आंसर बताना है क्या होगा? 3% था। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एक बार, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। 1870 तक भारत के निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना रह गया था? देखिए कितना कम परसेंट रह गया था, 3%, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर है, भारत के सूती कपड़े के निर्यात में सबसे अधिक गिरावट किस समयावधि में हुई थी? किस समयावधि में? 1800 से 1815, 1815 से 1870 के बीच, या 1800 से 1870 के बीच बताना है, या 1870 के बाद? आंसर क्या होगा? 1800 से 1870 के बीच हुआ था। जो सूती कपड़ा है सबसे अधिक गिरावट इसी समय आई थी। कब? 1800 से 1870 के बीच। चलिए नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचेगा। और अगर आप एसएसटी का सिलेबस नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में एसएसटी के सिलेबस बना दी हूँ। कितना क्वेश्चन कितना नंबर का आएगा उसको भी मैं बताई हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज बताए हैं, पूरा इतिहास का बताए हैं, भूगोल का बताए हैं, नागरिक शास्त्र का और अर्थशास्त्र का, ठीक है। उसको जाइए और देखिए। डेट्रायट ने अपने कारखाने में आधुनिक असेंबली लाइन किसने स्थापित की थी? आंसर बताइए। न्यू क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम न्यू क्वेश्चन है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। डेट्रायट, इसका ये की पॉइंट याद रखिएगा। डेट्रायट, ठीक है, अपने कारखानों में आधुनिक असेंबली लाइन किसने स्थापित की थी? जॉर्ज स्टीफेंस या हेनरी फोर्ड, थॉमसन एडिसन या जेम्स वॉट? देखिए आंसर बताइए, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा हेनरी फोर्ड। याद रखिएगा क्या होगा? हेनरी फोर्ड। किससे संबंधित है? डेट्रायट, ठीक है, डेट्रायट, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर है 29, क्वेश्चन नंबर है 29। 1928 से 1932 के बीच भारत में गेहूं की कीमतों में कितने प्रतिशत की गिरावट, यानी कितना गिरावट आया था, आपको ये बताना है। 25%, 40% या 50% या 60% बताना है गेहूं की कीमतों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना है? 50% की गिरावट आई थी 1928 से 1932 के बीच में। कितना प्रतिशत की? 50% की। क्वेश्चन नंबर 30 है, बताइए 1928 से 1934 के बीच भारत में जो गेहूं की कीमत थी 50% तक गिर गई, किसका मतलब इसका जो कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या था, मतलब क्यों घटी थी? जो 50% की जो कीमत है वो गिर गई थी, क्यों गिरी थी? कारण क्या है इसका? कोई तो कारण होगा। जो जब कीमत में गिरावट आ रही है तो कोई कारण होगा कि क्यों घट रहा है इसका कीमत, कितने प्रतिशत क्यों हो रहा है, आपको बताना है। पहला है कीमतों का गिरना, दूसरा है कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप अपने अनुसार भी लगा सकते हैं, यानी कि अगर थोड़ा सा भी
अगर आप इसमें देखेंगे, ठीक है, ये ऐसे ही पता चल रहा है कि कीमत में जो भी 50% गिर रहा है, कीमत गिर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, कीमतों का गिरना। आंसर क्या होगा, कीमतों का गिरना। ठीक है, कीमतों का गिरना इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है सूती कपड़ा, क्वेश्चन नंबर 31 है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? आंसर बताइए। जेम्स वॉट, रिचर्ड आर्कराइट, आइंस्टीन, एडिशन। देखिए आइंस्टीन तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर काट दीजिए। ठीक है, एडिशन भी नहीं होंगे, जेम्स वॉट भी नहीं होंगे। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। देखिए बी होगा, रिचर्ड आर्कराइट। आंसर याद रखिएगा। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? अगर क्वेश्चन बनता है तो राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? रिचर्ड आर्कराइट लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन नंबर है। देखिए ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना है। देखिए पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्या है 32 क्वेश्चन नंबर क्या है? 1950 से 1970 यानी कि 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार और वैश्विक आय के विकास के बारे में सही कथन चुनना है। आपको सही कथन चुनना है कि इस अवधि में, ए ऑप्शन है, इस अवधि में विश्व व्यापार की वार्षिक दर 8% से अधिक, यानी कि अधिक, ठीक है, एरो का मतलब अधिक, जबकि वैश्विक आय लगभग 5% की दर से बढ़ रही थी। ऊपर क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, अब हो रही थी। क्या ये आंसर सही है? बताइए। दूसरा ऑप्शन है, इस अवधि में विश्व व्यापार और वैश्विक आय दोनों ही 2% की दर से बढ़ रहे थे। सी ऑप्शन है, इस अवधि में विश्व व्यापार 5% की दर से और वैश्विक आय 8% की दर से बढ़ रही थी। बताइए। मुझे पता है आपको क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, सोच रहे होंगे कि मैम ये क्वेश्चन कहाँ से बनाई है। ये एनसीईआरटी का है, बता दे रहा है आपको कहाँ से है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए, इस अवधि में विश्व व्यापार की वृद्धि स्थिर थी और वैश्विक आय घट रही थी। आंसर बताइए, क्या आपको इसका आंसर आ रहा है? आंसर बताइए इसका क्या होगा? आंसर क्या होगा? देखिए आंसर इसका क्या होगा, इस अवधि में विश्व व्यापार की वार्षिक वृद्धि दर यानी कि 8% से अधिक थी। क्या थी? अधिक थी। और वैश्विक आय, देखिए यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट है, देखिए दो इम्पॉर्टेंट क्या आ रहा है, की पॉइंट क्या आ रहा है, देखिए वैश्विक वृद्धि दर 8% वृद्धि हो रही है, ये हो गया एक। और उसके बाद से क्या है, वैश्विक वृद्धि यहाँ पे हो गया एक, ये याद रखिए। और वैश्विक आय, दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वैश्विक वृद्धि कितने प्रतिशत की? 8% से अधिक। और वैश्विक जो आय है, यानी कि आय है वो कितना है? 5% की दर से बढ़ रही थी, यानी कि 8% और ये 5%। 8% किससे संबंधित है? वार्षिक वृद्धि से। और 5% किससे संबंधित है? वैश्विक आय से संबंधित है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये 3rd चैप्टर था हिस्ट्री का, इसके पहले जो मैं कराई हुई हूँ आपको 1st प्लस 2nd चैप्टर, इन दोनों का पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो बना दी हूँ। एमसीक्यू में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए जो आ सकता है, ठीक है, आएगा ही आएगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करवाती हूँ आपको बता दूँ एनसीईआरटी से ही करवाती हूँ, तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपके फ्रेंड हैं, आपके भाई बहन हैं, तो उन तक वीडियो पहुंचाइए ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, और चैप्टर कौन सा रहेगा? चैप्टर होगा 4 चैप्टर होगा, 4 चैप्टर होगा। और आपको एक बात और बताना था, देखिए मॉडल पेपर और उसके बाद से जो भी पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एसएसटी आया है, उसका भी मैं वीडियो बना रही हूँ और उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और उसके बाद से अगर आपके भाई बहन हैं तो उन्हें भी दीजिए ये वीडियो ताकि वो देखें। ठीक है, एमसीक्यू लगाइए और स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइएगा, आप अपना स्कोर बताइएगा।
धन्यवाद दोस्तों।